हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर वीडियो सीरीज। पिछले क्लास में या पिछला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वो ब्लड पे किया था और ब्लड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो लेक्चर था वो पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्लड क्या होता है, उसके बाद मैंने उसका कॉम्पोजिशन बताया था और उसके बाद मैंने ये बताया था कि ब्लड कहाँ बनता है, उसका फॉर्मेशन क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड एक साइकिल मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड की डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में। ठीक है, वहां पे कुछ चीजें मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, वापस से रिकॉल करवा देता हूँ कि एक बात कि कुछ चीजें आप ये याद रखना कि ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में और उसकी डेथ होती है स्प्लीन में। ठीक है, इस स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका जो था वो था ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इसको इसलिए कहा जाता है स्प्लीन को क्योंकि यहाँ पे डेथ होती है आरबीसी की। दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरीके से ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा रहता है बस यहाँ पे रक्त कोशिकाओं का जमावड़ा रहता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। दूसरी चीज इसमें आप ये याद रखेंगे कि जिस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में हम ब्लड लेते हैं ब्लड बैंक से, वैसे ही बॉडी भी इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड बैंक मानती है स्प्लीन को, यानी कि स्प्लीन से बॉडी ब्लड लेने की कोशिश करती है। याद रहे कि ब्लड बैंक जो स्प्लीन है आपका, वहां पे सारे सेल एक साथ जाके नहीं मर जाते, धीरे धीरे सेल डैमेज हो रहे हैं और जो सही सेल होते हैं कुछ उसको बॉडी ले लेती है, तो कुछ एक टाइम तक बॉडी आपको सर्वाइव करने के लिए ब्लड वहां से लेती है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आप याद रखना। पहला ये कि स्प्लीन में डेथ होती है आरबीसी की और प्लेटलेट्स की, डब्ल्यूबीसी की डेथ स्प्लीन में नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी की डेथ आपकी ब्लड में ही होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी की डेथ होती है आपकी ब्लड में। दूसरी चीज याद रखने वाली ये है कि जब हम छोटे थे, यानी कि जब हम मदर के अंदर रहते हैं, तो हम सभी को पता है स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से एक जायगोट बना और जायगोट इम्प्लांट होता है मदर के अंदर और आगे जाके फर्दर डिवीजन करता है और 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा एक फीटस यानी कि एक बेबी का या एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। अगले 6 महीने तक उसका नरिशमेंट होता है, 9 महीने के बाद ठीक वो डिलीवर होता है बाहर। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, इस तरीके से होता है। और 3 महीने के अंदर जब उसके सारे स्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे, तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चे का बनता है हार्ट। 21 से 23 दिन के बीच में हार्ट तैयार हो जाता है और उसके बाद में लगभग मैक्सिमम मान लीजिए आप 1 महीना, और उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे स्ट्रक्चर लीवर, किडनी, लंग्स, ये सारी चीजें बनती रहती है। सबसे लास्ट में बनती है बोन्स। सवाल मेरा ये है कि जब हड्डियां थी ही नहीं बच्चे में, तो फिर ब्लड कहाँ बना? बच्चे में ब्लड बनता है उस टाइम पे बोन मैरो में, सॉरी, बच्चे में ब्लड बनता है उस टाइम पे आपका लीवर में। ठीक है, और जब आप 3 महीने के ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 3 महीने से जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो जब उसमें बोन्स बन जाती है, तब बोन्स से ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखना, मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहली बात, ब्लड का फॉर्मेशन जब आप फीटल स्टेज में रहते हैं तो होता है लीवर में, और दूसरी बात ये आप याद रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी जो है वो डैमेज हो जाता है कहाँ, ब्लड में ही, वो स्प्लीन में जाके उनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, अब ये एक टेबल है, ये एक छोटे से टेबल या इस तरीके से जो मैंने बताया है आपको, अदर नेम, फंक्शन, अमाउंट और लाइफ स्पैन, न्यूक्लियस, ये रिलेटेड है ब्लड से। ठीक है, इस पे आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस पे कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी के नाम होते हैं 3, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट। इन 3 के अलावा और कोई नाम आरबीसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी जो होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल। याद रहे, एक आरबीसी मॉलिक्यूल पे लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इनके दो फंक्शन होते हैं। हीमोग्लोबिन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है बॉडी में, एक तो आपके ब्लड को रेड करता है और दूसरा फंक्शन इसका ये ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 को अपने ऊपर बांधने की क्षमता रखता है और एक जगह से दूसरी जगह ये उसको लेके जाएगा। याद रहे, ये CO को भी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो ही थे, ऑक्सीजन और CO, इसलिए मैंने ऑक्सीजन और CO2 भी यहाँ पे बताया है। ठीक है, लेकिन ये 3 चीजों के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन, CO2 और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं कितना होता है आरबीसी। आरबीसी होता है 5 मिलियन। 5 मिलियन किसमें? 1 ml में, पर ml 5 मिलियन आरबीसी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब 1 मिलियन कितना होता है आप सभी को पता है, 10 लाख, तो लगभग 50 लाख हो गए किसमें? एक बूंद में। अगर आप बात करें लाइफ स्पैन की, तो 20 से 120 दिन लाइफ स्पैन होती है किसकी? आपके आरबीसी की। मैक्सिमम 3 से 4 महीने का जीवन काल है, उसके बाद ये डेथ हो जाती है इनकी। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाएगा। आरबीसी एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी का जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये बिल्कुल खोखला सेल है,
इसलिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन नहीं होता तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, किसी भी मैमल में आरबीसी, किसी भी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे मैमल है, कैमल और लामा, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। कैमल ऊंट आप जानते हैं, लामा क्या होता है, भेड़ जैसा जानवर है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और इसके आरबीसी में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा जो है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम, दूसरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका, और ल्यूकोसाइट भी आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपको सभी को पता है। और डब्ल्यूबीसी वैसे दो प्रकार के होते हैं, अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, और अग्रेनुलोसाइट में आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इतना डिटेल में इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यही लिखा है कि इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। 10,000 से 11,000 ml पर ml आपके डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो सबसे कम पाए जाने वाले सेल हमारी बॉडी के होते हैं डब्ल्यूबीसी। 2 से 4 दिन इनका लाइफ स्पैन होता है, 2 to 4 डेज ये एक्टिव रहता है, उसके बाद ये डैमेज हो जाता है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल आपके बॉडी के, भले ही कम होते होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेल आपके बॉडी के होते हैं डब्ल्यूबीसी। इसके बाद बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट इसका नाम होता है। थ्रोम्बोसाइट को हिंदी में बिंबाणु कह सकते हैं आप। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है। और जैसे कभी भी आपको चोट लगेगी तो खून निकलेगा, तो खून ऑटोमेटिकली रुक जाता है, और रुकता क्यों है, क्लॉटिंग के कारण। और क्लॉटिंग कौन करवाता है, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। वैसे कई और फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं, विटामिन के, कैल्शियम, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्लॉटिंग के लिए है वो है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। 4 से 5 लाख पर ml होते हैं और 3 से 5 डेज इनकी लाइफ स्पैन, यानी कि इतना ही जीते हैं फिर ये मर जाते हैं, फिर नए बनते हैं बोन मैरो में, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। न्यूक्लियस होता है इनमें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इस तरीके से मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में आपको पूरे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है। देखिए इसमें वैसे देखा जाए तो समझाने कुछ है नहीं, आपको याद ही करना है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए इस बात का कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। एक ये टेबल और एक विटामिन का टेबल, ये 2 टेबल इंपॉर्टेंट है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बायोलॉजी आती है उसके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स में कई क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, इसे हिंदी में कहा जाता है रक्त समूह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इस काम के लिए इनको 1930 में मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आप सभी को पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, और ये कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले 5 ही फील्ड में दिया जाता था, लेकिन अब 6ठी फील्ड इकोनॉमिक्स इंक्लूड किया गया। अभी 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी मैं आपको फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। बायोलॉजी यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर, ये 6 फील्ड है जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 फील्ड में सभी नोबेल प्राइज इंडियन जीत चुके हैं एक्सेप्ट 1। एक नोबेल प्राइज किसी भारतीय ने जीता है, वो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज। हरगोबिंद खुराना ने 1968 में जेनेटिक कोडिंग के लिए प्राइज जीता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्योर इंडियन नहीं है, भारतीय मूल के निवासी थे, यही रहने वाले नहीं है, आपकी तरह यही रहता हो और जिसने नोबेल प्राइज जीता हो ऐसा अब तक कोई नहीं है। तो आप लोग प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नोबेल प्राइज के बाद हम बात करूं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप जो है कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए ब्लड ग्रुप होते हैं आपके 4, ए बी और ओ। एक और ब्लड ग्रुप अभी बात की जाती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, के ब्लड ग्रुप, लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस लेवल के हिसाब से आप उसे डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ, ठीक है।
यहां मैं लिखता हूं एंटीजन, यहां मैं लिखता हूं एंटीजन, और एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। एंटीजन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। यहां मैं लिखता हूं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर इसे हिंदी में भी आरएच फैक्टर ही कहा जाता है, आरएच फैक्टर, ठीक है। ये इस तरीके से, तो देखिए ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार इसे ध्यान से समझ लें। ठीक है, अब देखिए इसको समझने से पहले आप ये समझे, देखिए सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आरबीसी मैं आपसे लूं और उस आरबीसी को मैं माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करता हूं। उस आरबीसी को मैं बहुत अच्छे से देखना चाहता था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। मान लीजिए आपका आरबीसी है और इसे मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। जब मैंने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके सरफेस से बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे नजर आए। मान लीजिए कि इसके सरफेस से मुझे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए नजर आए, ऐसे कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर इसके सरफेस पे लगे हुए थे। और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो इसके सरफेस पे लगे हुए हैं इनका नाम है एंटीजन। क्या नाम है इनका? एंटीजन। और एंटीजन क्या होता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो आरबीसी की सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। कमाल की बात यह है कि ऐसे एक और प्रोटीन के स्ट्रक्चर जिनका नाम होता है एंटीबॉडी। क्या नाम होता है इनका? एंटीबॉडी। ये भी इस तरीके से रहते हैं और ये दोनों बाइंड करते हैं। लेकिन एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पे, तो एंटीबॉडी पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। एंटीबॉडी पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। और प्लाज्मा क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ब्लड का एक पार्ट है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पर और एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, और दोनों बाइंड करते हैं। और ये बाइंड करने भी चाहिए, तभी आपका ब्लड फ्लो करेगा। ध्यान रहे ये बाइंड कब करेंगे? जब ये अपोजिट होंगे तो ये बाइंड करेंगे। सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये बाइंड करेगा, मतलब अपोजिट होना चाहिए। देखिए अगर ये ए है, अगर मान लीजिए ए है तो ये होना चाहिए बी एंटीबॉडी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? एक और बात आप याद रखें कि इसमें एक और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे एक और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से पाए जाते हैं राउंड स्ट्रक्चर प्रोटीन, और इनका नाम होता है आरएच प्रोटीन। लेकिन कभी ये पाए जाते हैं, कभी ये नहीं पाए जाते, 100% श्योर नहीं कि हमेशा पाए जाएंगे, ठीक है। आरएच, देखिए अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रोटीन राउंड स्ट्रक्चर प्रोटीन आपके आरबीसी की सतह पे है, तो आपका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, नहीं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव, ठीक है। एक और बात आप याद रखिएगा, जो एंटीजन होता है आपके आरबीसी पे वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। सिंपल सी बात है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आगे की पूरी स्टोरी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपका जो आरबीसी है उसमें जो एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव मैं कह रहा हूं, इसका ये मतलब हुआ कि एंटीजन है आपके आरबीसी पे ए, ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगा उल्टा, यानी कि एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। और पॉजिटिव मैंने कहा ए पॉजिटिव, इसका मतलब आरएच फैक्टर है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं एक दूसरे एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, बी ब्लड ग्रुप में कह रहा हूं तो इसका मतलब एंटीजन है बी, एंटीबॉडी है ए, और नेगेटिव में कह रहा हूं इसका मतलब आरएच फैक्टर नहीं है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी पे आगे पूरा जो कंसेप्ट है वो है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक है, इसको हम पढ़ते हैं आगे। देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आप सभी को पता है ए। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? अगेंस्ट होता है तो बी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है किसी का तो एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडी क्या होगा? ए। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है आरएच फैक्टर। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब हो जाता है एंटीजन है दोनों, एंटीबॉडी कोई नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर कुछ भी हो सकता है। को के केस में कोई भी एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी होते हैं दोनों, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से। अब देखिए चूंकि एबी के केस में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। चूंकि ओ के केस में कोई एंटीजन नहीं है तो अगर किसी को ब्लड देता है तो उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो इससे ब्लड ले रहा है, तो इसको कहते हैं सर्वदाता, क्योंकि क्लॉटिंग के लिए कोई फैक्टर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है।
तो ए बी वाला जो इंसान है, मैं फिर रिपीट करता हूं, ए बी वाला जो इंसान है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए बी कौन? ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव हो गया आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ध्यान रहे, ओ वाला इंसान किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ कौन? ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव आपका हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि ए बी पॉजिटिव वाला इंसान किसी से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ओ नेगेटिव वाला इंसान किसी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओ नेगेटिव कम पाया जाता है, मुश्किल से 1% लोगों का, बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप इस दुनिया में कौन सा है, तो सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप इस दुनिया में होता है ए बी नेगेटिव। ये सबसे कम लोगों का होता है इस दुनिया में। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप होता है इस दुनिया में ओ पॉजिटिव। आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करके देख लेना, बहुत सारी पॉपुलेशन हो, उसमें पूछना है कि ओ पॉजिटिव कितने लोगों का, ज्यादा लोगों का ओ पॉजिटिव होगा, ए बी नेगेटिव मुश्किल से इक्का दुक्के का मिलेगा, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट सर्वग्रहता, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता। ए बी नेगेटिव सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है। याद रहे, ए बी पॉजिटिव वाला इंसान किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला इंसान किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो थोड़े से होते हैं बदकिस्मत, ठीक है। आप में से कई लोगों का ए बी पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, अलग अलग प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप होगा। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो ब्लड होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले इंसान बहुत अच्छे होते हैं, इनकी हमेशा आपको इज्जत करनी चाहिए और इनसे तरीके से पेश आए, क्योंकि ये मेरा भी है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव वाले ये बहुत यूनिक होते हैं, ये एक तरीके से ईश्वर का रूप है, तो इनकी हमेशा इज्जत करें, ए पॉजिटिव वाले, क्योंकि मेरा है, ठीक है। चलिए, आप में से कई लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा, तो प्लीज अपना ब्लड ग्रुप पता करके आए, और जिनको नहीं पता है थोड़ा सा पानी लें ऐसे चुल्लू में और उस चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ठीक है। आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि मेरे हिसाब से आपको ब्लड ग्रुप पता होना ही चाहिए था, ठीक है। खैर नहीं पता है तो उसको पता करें, और ये इस तरीके से पूरी कहानी मैंने आपको बताई ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। एक और चीज आप इसमें याद रखेंगे कि RH फैक्टर की खोज भी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने RH फैक्टर को खोजा था 1940 में। इनके पास एक बंदर था जिसका नाम था रीसस। रीसस नाम का एक बंदर था इनके पास, जिस बंदर ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये बंदर मर गया तो इनको दुख हुआ। इन्होंने क्या किया, इसके 2 अल्फाबेट यहाँ से चुराए इसके नाम के और यहाँ पे रख दिए। यानी कि कहना ये चाह रहा हूँ कि RH का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, RH बंदर के नाम पे रखा गया, ठीक है। हो आप सभी को क्लियर होगा। अब इस पे मैं 2 केस लेता हूँ, इससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड नहीं ले सकता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए 2 इंसान है, एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है। ए पॉजिटिव, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूं। ऐसी कहीं से डिग्री ले ली मैंने, झोला छाप डॉक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं से डिग्री ले ली मैंने, और मैंने क्या किया, ए पॉजिटिव वाले इंसान और बी पॉजिटिव वाले इंसान में, बी पॉजिटिव वाले इंसान में खून की कमी थी, तो मैंने ए पॉजिटिव वाले का ब्लड लिया और बी पॉजिटिव को चढ़ा दिया। सवाल मेरा आपसे यह है कि बी पॉजिटिव वाले इंसान की मृत्यु होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोग ये जवाब देते हैं कि मृत्यु नहीं होगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर डेथ नहीं होती तो ये पूरा मैंने ये जो झोलझाल बनाया है, ये पूरा क्यों बनाया है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव वाले इंसान की मृत्यु जरूर होगी, डेथ उसकी जरूर होगी। डेथ क्यों होगी ये समझते हैं। देखो, अगर ऐसे डेथ नहीं होती तब तो कोई भी किसी को ब्लड देता, तो डेथ पक्का होगी। ए पॉजिटिव का ब्लड अगर मैं बी पॉजिटिव में चढ़ा दूंगा तो बी पॉजिटिव मर जाएगा। क्यों मरेगा ये समझिए। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी अलग होना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एंटीबॉडी अलग होनी चाहिए। यहाँ पे तो आपके एंटीबॉडीज अलग हो गए, एंटीजन अलग है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज अलग नहीं होनी चाहिए। एंटीबॉडीज अलग है, तो ये आपस में 2 अलग चीजें आपस में क्या करेंगी, लड़ेंगी। और जब लड़ाई होती है तो होता है विध्वंस, और जब विध्वंस होता है तो होता है सर्वनाश। तो बी पॉजिटिव का हो जाएगा सर्वनाश, ठीक है। अब इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप समझ सकते हैं कि 2 अलग एंटीबॉडीज हैं, तो ये आपस में क्लॉटिंग करेंगे, और जब क्लॉटिंग करेंगे यानी कि 2 डिफरेंट चीजें, तो इंटरनल क्लॉटिंग होगी ब्लड की, और इंटरनल क्लॉटिंग जब होगी तो खून आपका जम जाएगा, और इस अवस्था में या तो आपके आर्टरीज वेन्स फट जाएंगे,
या आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या आपका पूरा का पूरा ब्लड पानी हो जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लड खराब हो गया, ठीक है। और तीनों ही अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, यानी कि आप मर जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो ये थी कंडीशन 1, यानी कि आप उल्टा पुल्टा ब्लड ऐसे नहीं दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब दो इंसान है मेरे पास, एक है बी पॉजिटिव और एक है बी नेगेटिव। अब ब्लड ग्रुप सेम है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, ठीक है। अब बी नेगेटिव वाला जो इंसान है उसमें खून की कमी है, बी पॉजिटिव में खून थोड़ा ज्यादा था। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है, आप सभी को पता है, बताया था मैंने पहले। तो बी पॉजिटिव का मैंने ब्लड लिया, मैं एक बेकार डॉक्टर हूं, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो मैंने बी पॉजिटिव का ब्लड लिया और मैंने बी नेगेटिव को चढ़ा दिया। सवाल अब ये है कि बी नेगेटिव वाला इंसान इस बार मरेगा कि नहीं मरेगा। आप में से ज्यादातर लोग ये जवाब देते हैं कि नहीं सर इस बार नहीं मरेगा। इस बार क्या होगा देखिए, इस बार वो पहली बार में नहीं मरेगा, लेकिन अगर ये दोनों पेशेंट दोबारा मेरे पास आ गए और मैंने एग्जैक्टली यही काम कर दिया, इस बार इसकी डेथ हो जाएगी बी नेगेटिव की। ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये पहली बार में नहीं मरा, लेकिन ये दूसरी बार में क्यों मर गया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी अलग है, अलग ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी इसमें फर्क आ रहा है बस, ठीक है। तो RH फैक्टर की जो मात्रा होती है ब्लड में वो होती है कम। तो पहली बार में जब पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव की बॉडी में जाएगा तो नेगेटिव उसको झेल जाएगा, लेकिन समय के साथ नेगेटिव की बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होगा और धीरे धीरे एक पूरी की पूरी फौज या आर्मी तैयार हो जाएगी बी पॉजिटिव फैक्टर से लड़ने के लिए। दोबारा जब बी पॉजिटिव वाला ब्लड बी नेगेटिव की बॉडी में जाएगा तो एक इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो चुका था, आर्मी जो डेवलप हो चुकी है, वो अब लड़ेंगे। और जब लड़ाई होती है, पहले बताया था, तब होता है विध्वंस, और विध्वंस का नतीजा हमेशा होता है सर्वनाश। तो इस बार बी नेगेटिव वाले इंसान का हो जाएगा सर्वनाश, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपके घर पे आता है, तो एक अच्छा इंसान होने के नाते आप कोई ना कोई चीज किचन में खाने की कोई लेने जाएंगे उसके लिए, या पीने की, डिपेंड करता है कैसा मित्र है। और इसके बाद आप बाहर आए तो इतनी देर में आपने देखा वो मित्र वहां से जा चुका था, तो अब क्या आपको बुरा लगेगा? अरे क्या आपको बुरा लगेगा? आपको बिल्कुल बुरा लगेगा, क्योंकि अच्छा खासा मौसम बन जाता, चले गए हो, ठीक है। और इससे भी ज्यादा आपको बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि जहां वो बैठे हुए थे सोफे पे, उसके पीछे एक फोन रखा होता है, एप्पल का आईफोन, वो लेके चले गए, 50-60 हजार का फोन लेके चले गए। अब आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। अब क्या हुआ, आप संडे के दिन घूमने गए, सीपी कनॉट प्लेस आप घूमने गए और वहां पे वो इंसान आपको दिख गया। अब आपकी निगाहें पड़ गई उस पर। अब आप उसके साथ क्या करेंगे? सीधी सी बात है, आप झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और अपना फोन ले लेंगे। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके दिमाग में इमेज बनी हुई कि इंसान अच्छा नहीं है। एक तो इसने मेरा फोन चुराया और इसने मौसम ही नहीं बनवाया, तो इंसान बेहद गलत है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बॉडी भी क्या करती है, पहली बार में तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, लेकिन सेकेंड टाइम में आपके जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स जो है, वो पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं और दूसरी बार होगी लड़ाई, और लड़ाई का नतीजा हमेशा होता है विध्वंस, और विध्वंस यानी कि मृत्यु, ठीक है। अब ये मैंने आपको ब्लड का आज मैंने आपको बताया ब्लड के बारे में एक टेबल, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से आप डोनेट कर सकते हैं, और ये सारी बातें, ठीक है। इस पे अगला सेक्शन जो होगा पार्ट 3 ब्लड का, उसमें मैं बताऊंगा आपको कुछ बीमारियों के बारे में से संबंधित, और ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो गया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, फादर मदर का ब्लड ग्रुप आपसे पूछा हुआ है, तो किस तरीके से इसको ब्लड जेनेटिक्स को सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। वो आप सभी को समझ में आया होगा। इस पे जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें, आप नहीं अटकेंगे। अगर फिर भी आप अटकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, या किसी भी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे कई साधन है आपके पास, ठीक है। आप फेसबुक पेज पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।